Friends, welcome to our channel अग्रवाल कॉमर्स करियर। फ्रेंड्स, आज का सेगमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं ये चाहूँगा कि आप इस पर्टिकुलर एफर्ट को, हमारी टीम को आप एक वार्म वेलकम करें और हमारे इस एफर्ट को आपका प्यार भरा, स्नेह भरा लाइक चाहिए ताकि एनकरेजमेंट हो और मैं आगे आपके सामने और भी इस तरीके के फास्ट ट्रैक रिवीजन लेकर आ सकूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप और पार्टनरशिप टॉपिक में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले कि मैं आपको कुछ पार्टनरशिप के बारे में बताऊं, मैं ये बताना चाहूँगा कि क्लास 12th CMA इंटरमीडिएट, CA फाउंडेशन एंड CMA इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्विक रिवीजन के लिए हमने एक एफ़र्ट शुरू किया है और इस एफ़र्ट के तहत आज मैं आपके सामने फर्स्ट सेगमेंट जो डालने जा रहा हूँ वो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से लेकर ये जाएगा आपका डेथ तक। इसके बाद के सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं डिसोल्यूशन पे और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एमालगमेशन की तरफ। ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा और ये क्विक रिवीजन होगा। और क्विक रिवीजन में क्या है कि मैंने किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं किया है और आप अंत तक देखेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेट डेवलप होगा और आपका सारा का सारा पढ़ा हुआ जो भी है वो क्विक रिकैप हो जाएगा एग्जामिनेशन में जाने से पहले। और ये मैराथन नाम देना या मैराथन कहना अपने जगह पे सही होगा और थोड़ा ये प्रोलॉन्ग वीडियो जाएगा क्योंकि इसमें कवर अप होगा, आपका पूरा सिलेबस कवर अप होगा। तो दोस्तों, मैं आज शुरू करना चाहूँगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप टॉपिक पे हमने क्या क्या डिस्कस करना है और आपने क्या क्या पढ़ना है ये आप जानेंगे अभी। जिसमें सबसे पहला जो है वो है डेफिनेशन, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, उसके नेचर, उसके फीचर्स पे हम लोग जाएंगे। फीचर्स पे पार्टनरशिप की लाइट थ्रो करनी है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसके इंपॉर्टेंस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। दोस्तों, प्रैक्टिकल सेगमेंट से तो ये जरूरी नहीं है, आदमी इसको स्किप कर देता है, स्टूडेंट इसको स्किप करके चलते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स में इससे रिलेटेड MCQ आते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी समस्या आ जाती है। तो एक क्विक रिकैप मैं इसका भी लूँगा कि डेफिनेशन पे क्या करना है आपको। मीनिंग और डेफिनेशन, मीनिंग तो आप सभी जानते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर किसी बिजनेस को चलाने के लिए सहमत हो गए और वो बिजनेस चला रहे हैं, दैट इज़ पार्टनरशिप। लेकिन आपके लिए यहाँ पे जरूरी क्या है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 ने इसको क्या डिफाइन किया है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 में जो डेफिनेशन है आपको इस पे लाइट थ्रो करनी है कि रिलेशनशिप है ये 2 और मोर पर्सन्स के बीच में जो कि प्रॉफिट शेयर करने के लिए अग्री हुए हों और जो बिजनेस उनके द्वारा या सभी के द्वारा चलाया जाता हो। अब इसके कुछ फीचर्स सामने में आएंगे। फीचर्स की डायग्राम है, डायग्राम को आप वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये डायग्राम। और इस डायग्राम से जो कंक्लूजन ड्रॉ होती है वो यहाँ पे आपके सामने है। इसके बीच में जो कंटेंट आपने देखना है, कंटेंट में यहाँ पे कौन कौन सी बातें हैं ये आप पर्टिकुलरली अगर आप इसको रीड करेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाने वाली बात है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है। इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे फास्ट चल रहा हूँ। दोस्तों देखिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, अग्रीमेंट से रिलेशनशिप बनता है, कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पहले से ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप है, दोस्त है भाई, तो वहाँ पे पार्टनरशिप नहीं होता। अग्रीमेंट जरूरी होती है, लॉफुल बिजनेस की ज़रूरत होती है, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, एजेंसी रिलेशनशिप की ज़रूरत है। और ये एजेंसी रिलेशनशिप क्या है ना कि ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कही जाती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फाउंडेशन, CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन बच्चे दे रहे होते हैं तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, प्रॉफिट शेयरिंग प्राइमा फेसी एविडेंस कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट के संदर्भ में क्या बात है कि इंटरेस्ट ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता है, यहाँ रिस्ट्रिक्शन होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट होती है। इसके बाद कोई सेपरेट लीगल एंटिटी इनको नहीं कंपनी और कॉर्पोरेट बॉडी की तरह मिला होता है। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे ये टिका हुआ होता है। तो ये मेरे ख्याल से 10 फीचर हैं। 10 फीचर्स में से आपको 2 फीचर बहुत जरूरी हैं जानना, जिसमें कि प्रॉफिट शेयरिंग को प्राइमा फेसी एविडेंस कहा गया है और एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप को ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कहा गया है। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है। और सबसे बड़ी डिमेरिट जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है और छोटा सा कन्फ्लिक्ट फर्म के अंत का कारण बन सकता है।
तो पार्टनरशिप में ये बेसिक बातें जो थी वो मैंने आपसे करी हैं अभी अभी। और पार्टनरशिप डीड क्या है? तो पार्टनरशिप डीड के बारे में आप जानते हैं कि ये अग्रीमेंट है किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में, जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस को, पार्टनर्स के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसको वो डिफाइन करता है। पार्टनरशिप फर्म क्या है कि पॉपुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है नए बिजनेस को शुरू करने के लिए, और उसकी स्मूथ और सक्सेसफुल रनिंग के लिए रिक्वायर क्या होता है कि क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो सभी पार्टनर्स के बीच में, सभी पॉलिसीज एंड टर्म्स एंड कंडीशंस उनको क्लियर हो, किसी के बीच में मतभेद ना हो। ओके जी, तो आप ये समझ गए होंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये जानना है अब हमने। इंपॉर्टेंस क्या है पार्टनरशिप डीड की? देखिए, डीड अगर नहीं है तो कन्फ्लिक्ट को जन्म देगा और जो रोल है वो डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो राइट्स एंड ड्यूटीज को ये रेगुलेट करता है, लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर को डिफाइन करता है, किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करता है, और यहाँ डेफिनेट सी बात है कि डिस्प्यूट का खात्मा होगा या कम होगा, तो फर्म की लाइफ जो है वो बनी रहेगी। अब भैया कंटेंट्स की जहाँ तक बात है तो कंटेंट्स में तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ आउटलाइन कर दिया है आपके लिए कि फर्म का नाम क्या होगा, पार्टनर्स के डिटेल क्या होंगे, कब शुरू हुई है बिजनेस, कितने दिनों तक फर्म चलने वाली है, कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगी, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, बोरोइंग्स पार्टनर्स कर सकते हैं या नहीं, विड्रॉ कर सकते हैं फर्म से या नहीं। तो कुछ लिमिटेशंस पे भी अब लाइट थ्रो करने की बारी आती है कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशंस क्या है। सबसे बड़ी लिमिटेशंस ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, यहाँ 100, 200, 2000 लोग नहीं हो सकते। पब्लिक की जो भरोसे की बात होती है, पब्लिक कॉन्फिडेंशियलिटी की भी कमी पाई जाती है। लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती यहाँ पे, इनके मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब भी मैंने आपको पिछले सेशंस में बताया हुआ है, लेकिन यहां मैं आपको क्विक रिकैप करा रहा हूं। तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि भैया अगर फर्म में आप कैपिटल लगा के अगर पार्टनर बन गए हो और फर्म की लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, एसेट्स कम हो जाती है, तो आपको अपनी निजी संपत्ति से भी देना पड़ सकता है। आप ये कह के नहीं बच सकते कि भैया हमारा जितना कैपिटल लगा हुआ उतने तक की ही मेरी लायबिलिटी है। अगर लायबिलिटी आपकी उससे ज़्यादा हो गई, लॉसेस ज़्यादा हो गए, तो आपको अपनी निजी संपत्ति यानी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी फर्म के डेट्स को चुकाना पड़ सकता है, अनलेस अनटिल आप इंसॉल्वेंट ना हुए हो। अब है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स की बात। तो भैया पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा बरकरार रहेगा और ये डूबने का कारण भी बनता है और कंटिन्यूटी कमी होती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। अब लिमिटेशंस को भी मैंने आउटलाइन कर रखा है, जिसको कि आपसे डिस्कस ऑलरेडी मैंने अभी कर लिया है। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, डिफिकल्टी इन विथड्रॉइंग इन्वेस्टमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, रिस्क ऑफ एडिशनल लायबिलिटी, अनसर्टेनिटी ऑफ ड्यूरेशन, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ये सारी इसकी लिमिटेशंस हैं। तो दोस्तों पार्टनरशिप फंडामेंटल्स जो टॉपिक है हमारा, इसमें जो मेजर जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार आप इसको क्विक रिकैप जरूर कर लीजिएगा। मैं थोड़ा यहाँ पे फास्ट रहा हूँ और उम्मीद है कि आपके इस फास्ट ट्रैक रिवीजन में, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मेरा ये मोमेंटम और स्पीड आपको कुछ ज़्यादा फास्ट नज़र नहीं आया होगा। तो दोस्तों अब जानना चाहेंगे हम सभी कि पार्टनरशिप अकाउंट्स जो हमारा टॉपिक है, इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप अकाउंट्स में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में हमने क्या क्या करना है, आगे चल के क्या क्या डिस्कशन करना और क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि अगर पार्टनर्स के अमंगस्ट या बिटवीन अग्रीमेंट नहीं है कुछ चंद पॉइंट्स पे, जैसे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट को लेकर उनके पास कोई अग्रीमेंट नहीं है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अगर उन्होंने अग्रीमेंट नहीं करा, डीड में मेंशन नहीं करा, तो वो इक्वल होगा। अब उनकी जहां तक बात है कि कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट तो कर दिया, इंटरेस्ट को लेकर के अग्रीमेंट नहीं है, तो उनको इंटरेस्ट लेने का राइट नहीं है। फिर है रेम्यूनरेशन और सैलरी की बात। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क डन करता है, मतलब कोई एक्स्ट्रा कार्य करता है फर्म में, तो उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अगर अग्रीमेंट इस बात का है कि सैलरी मिलेगी तो सैलरी मिलेगी, यानी कि इंटरेस्ट को लेकर अगर अग्रीमेंट है तो इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के संदर्भ में अग्रीमेंट नहीं है, नहीं मिलेगा। उसके बाद जब बात करते हैं कि पार्टनर्स कैन क्लेम इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, मतलब अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसे 6% पर एनम इंटरेस्ट लेने का राइट है।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसपे कि कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए जाते हैं स्टूडेंट को। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो न्यूमेरिकल्स भी आप इजीली टैकल कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के आते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि भैया ABC पार्टनर थे और उनके बीच में एक मतभेद पैदा हो गया और ABC आपके पास आ गए कि भैया उन्होंने प्रॉफिट डिवीजन के लिए कोई अग्रीमेंट नहीं करा था और कैपिटल कंट्रीब्यूशन कुछ और कर रखा था। अब एक क्लेम कर रहा है कि भैया प्रॉफिट जो बांटना है वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में बांटना है। बी क्लेम कर रहा है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। ए कह रहा है कि मिलना चाहिए। सी कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना चाहिए, प्रॉफिट डिवीजन इक्वल होना चाहिए। आपको डिसीजन देना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो बस आपको इन्हीं बेसिक पॉइंट्स पे आना है कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आप इसमें ले सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी एक मैटर है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी उन्हें नहीं चार्ज किया जाएगा अगर अग्रीमेंट में मेंशन नहीं है तो इन चंद पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है। अब रही बात की कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हम कैसे करें, हाउ वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन के संदर्भ में बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC को ट्रीट क्या करना है। IOC का ट्रीटमेंट इसका ट्रीटमेंट क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल CAP यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट होगा या AOP ट्रीट होगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन ना समझ लीजिएगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर इसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इसका ट्रीटमेंट होता है मोस्ट जनरली अनलेस अंटिल इट इज मेंशन्ड स्ट्रिक्टली इन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज्ड इवन दो इट इन्वॉल्व्स फॉर्म इनटू लॉस, तब ये कैप का ट्रीटमेंट भी हो सकता है। लेकिन ये कैप का ट्रीटमेंट कब होगा, जब ये अग्रीमेंट में मेंशन हो। अग्रीमेंट में मेंशन है तब होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। अब प्रश्न ये है कि भैया बात यह है कि कैलकुलेट कैसे करें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर पेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो ये बात तो आपको ले जा रहा है कहां, किस ओर ले जा रहा है, ये इशारा है कि ये प्रॉफिट होने पर ही मिलेगा। इट मींस कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की तरफ ले जा रहा है। इन केस ऑफ लॉस नो पार्टनर्स आर अलॉड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तभी होगा जब अग्रीमेंट में मेंशन हो कि नहीं साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है तब। अब रही बात बट इफ देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अब इनसफिशिएंट प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ही जनरली ट्रीट करा जाता है जब तक कि अग्रीमेंट इसके लिए ना कह दे क्लियर कट कि इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है। ओके, तो हम तो एप्रोप्रिएशन ही ट्रीट करेंगे साहब। अब जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट उसको ट्रीट करना है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास प्रॉफिट उतना सफिशिएंट है ही नहीं, तो आप उतना एलोकेट कर ही नहीं सकते। इन दैट सर्कमस्टांसेस जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। अब यहां पे एक बात बताना बेहद जरूरी है, बच्चे यहां पे भी सवाल करते कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही था, साथ ही साथ सैलरी की भी बात थी। ओके, तो जब सैलरी की भी बात थी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बात थी और प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, तो ऐसे सर्कमस्टांस में क्या किया जाए, किस रेशियो में बांटा जाए। तो जिस पार्टनर को जितनी सैलरी मिलनी है और जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है दोनों जोड़ लेंगे। किसी पार्टनर को सैलरी नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अब रेशियो निकालेंगे। तो जिस पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जिस पार्टनर का सैलरी प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों जोड़ के रेशियो निकलेगा। बात को समझ लीजिए। अब मान लिया जाए कि ए और बी दो पार्टनर हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो ट्रीटमेंट है, IOC का जो ट्रीटमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट है वो AOP है। अब ए को मिलनी है सैलरी 10,000 रुपए वार्षिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका 10,000 आता है 10,000, तो इनका टोटल हो जाता है 20,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC प्लस सैलरी लेकर, और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 10,000 ही है सपोज। तो ये रेशियो 2:1 का हो गया। 2:1 का रेशियो यहां पे आ जा रहा है। अब इस 2:1 के रेशियो पे जब हम बात करते हैं और प्रॉफिट की बात करते हैं तो इन लोगों को चाहिए 30,000 रुपीज, लेकिन फर्म के पास 15,000 ही प्रॉफिट अवेलेबल है। अवेलेबल प्रॉफिट 15,000 की ही है। ध्यान से समझिएगा बात को भाई साहब। आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी लेकर इनको एप्रोप्रिएट कितना करना था, ए को 20,000 और बी को 10,000, बट अवेलेबल प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट टू कवर दिस 30,000। व्हाट विल हैपन इन दैट केस?
तो आप कहेंगे सर 15,000 जो है ना, 15,000 को 2/3 ए ले लेगा और 15,000 का ऑब्वियस सी बात है कि 15,000 का 1/3 भाई साहब बी ले लेगा। तो बी का शेयर उस प्रॉफिट में कितना हो जाता है 5,000 और ए का शेयर इस प्रॉफिट में कितना हो जाता है 10,000 रुपीज। इन दिस सिनेरियो आई थिंक कि आप यहां पे कंफ्यूज नहीं करेंगे और मेरी ये जिम्मेवारी बनती थी कि मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूं। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट में बच्चे अक्सर ट्रैप हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोस्ट जनरली ट्रीट नहीं होता। ये तभी होता है जब क्वेश्चन में मेंशन हो, आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा, इट मीन्स कि वो अग्रीमेंट में मेंशन था। अब सवाल है कैलकुलेशन का। हम लोग अब बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो बट नेचुरल सी बात है, आप आसानी से इस चीज को कर पाएंगे कि भाई साहब वर्ष के शुरुआत में कितनी कैपिटल थी, कितने समय तक वो कैपिटल फर्म में इन्वेस्टेड रही, तो पूरे साल तक। तो फुल ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, जितना अमाउंट फुल ईयर तक रहा फुल ईयर का निकलेगा। इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल कैसे निकलेगा भाई साहब? तो मान लीजिए कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक इनका 10 लाख रुपया इन्वेस्टेड था, 10 लाख रुपीज, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है भैया 10%, तो 10% ले लेंगे फुल ईयर का। लेकिन इन्होंने 5 लाख रुपीज एडिशन किया 30 जून को, तो यहां पे भी आपको क्लियर हो जाएगी बात कि 5 लाख का 10% तो निकालेंगे अपन, बट कितने दिनों के लिए? 30 जून, तो जून छोड़ दीजिए, जुलाई, अगस्त, September, October, November and December, that is 2 + 2 4 + 2 6 month, it means 6/12 करेंगे। और ये जो इंटरेस्ट आया 10 लाख का 10% 1 लाख, एंड यहां पे 5 लाख का 10% ऐसे तो होता है 50,000, बट इट वुड बी फॉर 6 months 25,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल टू ईयर एंड। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल 30 जून था, ईयर एंड 31 दिसंबर था, दैट इज वाई वी हैव कैलकुलेटेड फॉर 6 months एंड नाउ योर टोटल इंटरेस्ट वुड बी 1,25,000। ये तो सिंपल केस था सर ऐसा तो हमें पता था, बेकार में आपने समय बर्बाद किया। नहीं जी, रिवीजन है तो मैंने किसी पॉइंट को नहीं छोड़ना है, सभी पॉइंट पे बातें करनी है। अभी देखेंगे आप कि इन केस ऑफ फ्रीक्वेंट विड्रॉल, अब फ्रीक्वेंट विड्रॉल एंड इंट्रोडक्शन भी होता है। भाई साहब 1 जनवरी को आपका कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ था 10 लाख रुपीज, 31 मार्च को आपने क्या कर डाला भाई साहब 5 लाख रुपीज और प्लस कर डाला, 30 जून को आपने 7 लाख माइनस कर दिया, उसमें से कैपिटल से विड्रॉ कर लिया है आपने, एंड 30 सितंबर को आपने फर्दर 2 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस कर दिया। 1 अक्टूबर को आपने 3 लाख रुपीज फिर प्लस कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में आप सबका सेपरेट इंटरेस्ट निकालेंगे। इससे बेटर सजेस्ट किया गया कि आप प्रोडक्ट मेथड पे जाएं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। और ये प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, आप यहां पे डेट ले लीजिए, कैपिटल ले लीजिए और यहां मंथ ले लीजिए और यहां आपका प्रोडक्ट निकल आएगा। अब जनवरी 1 था साहब, कैपिटल कितना था 5 लाख इंट्रोड्यूस किया था आपने, सॉरी 10 लाख इंट्रोड्यूस किया था आपने। कितने दिनों तक ये रहा? तो नेक्स्ट जो डेट आएगा 31 का डेट आएगा, 31 मार्च का। तो 31 मार्च को आपने क्या किया 5 लाख फिर इंट्रोड्यूस करा है आपने। ओके है जी। तो ये जो 5 लाख आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो यहां पे, तो ये 10 लाख कितने महीने का है? तो 3 मंथ्स यहां आपका है, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने का। अब जस्ट इसके बाद का आ जाओ तो 30 जून आ रहा है। तो अब यहां से 30 जून, 31 मार्च से 30 जून, वंस अगेन कितने महीने आ रहे हैं? तो मार्च खत्म हो चुका है, अप्रैल में और जून, वंस अगेन 3 मंथ्स। अब मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है जी। तो 30 लाख यहां पे आएगा और 5 लाख इंटू वंस अगेन 3 से मल्टीप्लाई आप करते हो तो कितना आपका आने वाला है? 5 लाख इंटू 3, 5 लाख इंटू 3 आपका कितना आ जाएगा? 5 लाख इंटू 3 आप करते हो तो 15 लाख रुपीज आ जाता है आपका। ओके, इस तरीके से आप टिल द एंड चले जाओ यहां तक, 1 अक्टूबर तक, और सारे प्रोडक्ट्स का आप टोटल कर लो, टीपी आ जाएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करना है? तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू आपका क्या होगा? टीपी, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टीपी
इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। करके देखने का है। जो एग्जाम्पल मैंने यहां पे ले रखा है आप इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और आंसर फाइंड आउट करो कितना आंसर आता है, और कमेंट में आके मेरे को बताओ कि कितना आंसर आता है। ओके, देन वी विल डिस्कस। अभी आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। मेथड्स ऑफ कीपिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के रखने के मेथड्स कौन कौन से हैं? तो एक मेथड है बेटा फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बहुत ही आसान और ये भी बेहद आसान है, लेकिन इसमें समझना सिर्फ ये है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि जब कैपिटल फिक्स होता है आपका तो आप एक करंट अकाउंट बनाते हो और एक कैपिटल अकाउंट बनाते हो। तो भाई साहब करंट अकाउंट में आप क्या बनाओगे और कैपिटल अकाउंट में आप क्या बनाओगे, क्या रखोगे? तो कैपिटल अकाउंट में आपका ओपनिंग कैपिटल बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैपिटल जो होगा वो, एडिशनल कैपिटल जो होगा वो आप क्रेडिट में रखोगे, और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, यहां ड्राइंग्स एज अगेंस्ट कैपिटल होगा, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। ठीक है ना जी, ये कैपिटल को घटाने वाली बात, बस कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं आने वाला फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। लेकिन CA इट मींस करंट अकाउंट, तो ये करंट अकाउंट में आपका क्या आने वाला है? करंट अकाउंट में आपका ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट है तो वो आ जाएगा, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा, सैलरी पार्टनर की आ जाएगी, ये सारी फ्लक्चुएटिंग आइटम्स यहां आ जाएंगी, और ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी यहीं आना है। ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपका IOD भी यहां आएगा। लॉस अगर हुआ है पार्टनर्स को तो वो लॉस भी यहां आ जाएगा। दैट्स इट। अब ये अगर डेबिट बैलेंस से शुरुआत हो रही थी, किसी पार्टनर का कोई डेबिट बैलेंस था तो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, आप डेबिट में लिखोगे। इवेंचुअली इस करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। एंड आई होप कि आप डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के बारे में जानते हो। डेबिट एक्सेस इट मींस डेबिट बैलेंस, क्रेडिट एक्सेस इट मींस क्रेडिट बैलेंस। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या करते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में चूंकि करंट अकाउंट नहीं बनाया जाता तो जितने भी आइटम यहां कैपिटल वाले हैं सब यहां आ जाएंगे, और जितने भी आइटम्स यहां आ रहे थे करंट अकाउंट वाले, क्रेडिट वाले आइटम्स, ये करंट अकाउंट के क्रेडिट वाले सारे आइटम्स, टोटल आइटम भी आपका कैपिटल में आ जाएगा। यानी कि कैपिटल का क्रेडिट वाला आइटम और करंट के क्रेडिट वाले सारे आइटम्स कैपिटल अकाउंट में ही आ जाने हैं। ये ध्यान रखना है आपने। करंट अकाउंट के क्रेडिट में जितने भी आइटम आए थे सब के सब IOC, प्रॉफिट, सैलरी और एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, सब के सब यहां, और डेबिट में आपका विड्रॉवल ऑफ कैपिटल भी डेबिट आ जाने वाला है, और ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और लॉस, ये तीनों के तीनों आइटम जो डेबिट हुए थे वो भी यहां आ जाने हैं, और इसका क्रेडिट बैलेंस ही मोस्ट जनरली आता है। हालांकि इस कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन ज्यादातर चांसेस होती हैं कि करंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट बैलेंस आ सकती है, लेकिन कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ही मोस्ट जनरली आता है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे और इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आई होगी। अब रही बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन किस प्रकार से चल रहा है वो आपको जानना होगा। सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के संदर्भ में आप ये जान लें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के संदर्भ में आप ये बात जान लें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अग्रीमेंट में मेंशन होना बहुत जरूरी है। अगर अग्रीमेंट में मेंशन नहीं हो, अग्रीमेंट में मेंशन नहीं हो, यू मस्ट हैव कॉपी। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, ओके। और लिखते भी जाइए, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। व्हेन ड्राइंग्स आर नॉट यूनिफॉर्म, रेगुलर, अगर ड्राइंग्स यूनिफॉर्म और रेगुलर नहीं है, इफ देयर इज नो कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ डेट एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स,
मतलब कभी 1 जनवरी को विड्रॉ कर लिया, कभी 20 फरवरी को विड्रॉ कर लिया, अमाउंट यहाँ 5,000, 10,000 कुछ भी था, यहाँ 20 फरवरी को 5,000 का विड्रॉल है, फिर पता चला कि 31 मार्च को विड्रॉ किया। तो ये तो कोई कंसिस्टेंट पैटर्न पे विड्रॉल नहीं है, बट विड्रॉल तो ऐसा हो सकता है, पार्टनर ऐसा विड्रॉल कर सकता है, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करोगे भैया, इसके पीछे क्या वजह होगी? तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स सेपरेटली ऑन ईच ड्रॉइंग्स फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग्स टू ईयर एंड। अब क्या है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स सेपरेटली। अब 3 ड्रॉइंग्स है, तीनों का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। अगर मंथली जा रहा है और अमाउंट भी डिफरेंट है, टाइम टेन्योर जो उनका विड्रॉल का कोई सैटन पैटर्न नहीं है और ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है सेपरेटली विड्रॉ करना, तो ये मेथड सूटेबल नहीं होगा। फिर आपको प्रोडक्ट मेथड जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के संदर्भ में डिस्कस करने की कोशिश की है वो आपको करना होगा। एंड आई होप कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन प्रोडक्ट मेथड से करना जानते हैं। डेट, अमाउंट एंड पीरियड। अब पीरियड जो है वो मंथ में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है। आपको 3 कॉलम तो यहीं पे हो गए, और पीरियड के बाद आपका यहां पर एक कॉलम और लेना होगा, प्रोडक्ट। ओके, तो डेट, अमाउंट एंड पीरियड, प्रोडक्ट। अब डेट मान लीजिए कि 1 जनवरी का विड्रॉल है, अमाउंट 5,000 है, पीरियड मान लीजिए 3 महीने होते हैं, क्योंकि अगला विड्रॉल इनका 31 जैन को होता है, 10,000 को, सॉरी 31 जैन नहीं, 31 मार्च को होता है, मार्च, 10,000 रुपीज़ का। ओके, तो यहाँ से 3 महीने तो हो गए, जनवरी से मार्च के 3 महीने हो गए, तो 5,000 इंटू 3 प्रोडक्ट हमारा 15,000 आएगा। इस तरीके से आपको पूरी विड्रॉल की पीरियड लेनी होगी और सबका प्रोडक्ट लेना होगा। और उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा प्रोडक्ट मेथड से, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू टीपी, यहाँ भी टीपी लेना है आपने, रेट लेना है आपने, 100 से डिवाइड करना है और इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। अगर आपने पीरियड मंथ में लिया है तो 12, अगर ये मंथ में लिया गया है तो 12, अगर डेज में है, हो सकता है ये डेज में लेना पड़े आपको, मे बी पॉसिबल, तो यहां पे 365 लेना होगा, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, एग्जैक्ट इंटरेस्ट आएगा। तो मोस्ट जनरली प्रोडक्ट मेथड ही फॉलो करना उचित होता है अगर पैटर्न सर्टेन ना हो, कंसिस्टेंट पैटर्न पे विड्रॉल ना हो, तो आपका प्रोडक्ट मेथड मोस्ट सुटेबल मेथड है। इस मेथड पे आपको नहीं जाना है, टाइम की वेस्टेज होगी और चांसेस ऑफ एरर्स भी बढ़ेंगे, लेकिन प्रोडक्ट मेथड आपके एरर के चांसेस को मिनिमाइज करता है। तो दोस्तों, आपको यह पॉइंट जरूर समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन जब पैटर्न सर्टेन ना हो तो कैसे करते हैं। लेकिन when drawings are uniform, regular, if there is consistent pattern of date and amount of withdrawal। consistent pattern मतलब क्या है? अब consistent pattern का मतलब समझिए साहब, यहाँ पे consistent pattern का मतलब है कि drawings of same amount 5,000 rupees per month, rupees 5,000 per month, हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कब? बिगिनिंग ऑफ मंथ, हर महीने के शुरुआत में, मतलब शुरुआत अगर जनवरी से दिसंबर की हो रही तो जनवरी, फिर 1 फरवरी, एक सर्टेन पैटर्न पर विड्रॉल हो रहा है, अमाउंट सेम, और मंथ के बिगिनिंग में, अब यहां मिडिल, अब मान लीजिए कि विड्रॉल हो रहा है तो 15 जैन को विड्रॉल हो रहा है, ठीक है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ 15 फैब को विड्रॉल होगा, एंड सो ऑन। ड्रॉइंग्स ऑफ द सेम अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ 31 जैन को पहला विड्रॉल करेगा साहब, आखिरी विड्रॉल 31 दिसंबर को करेगा साहब, पूरे साल का विड्रॉल अगर देखें तो। हाउ वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट? अब यहां पे 5.5 मंथ्स आपको दिख रहा होगा, आई थिंक कि आप सभी लोग जान रहे होंगे क्यों ये पीरियड लिया गया, क्यों ये 6.5 लिया गया। तो इसके बारे में मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं कि एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन होता है, एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन आपने करना है। कैसे करना है वो जान लीजिए, बहुत ही सिंपल है, इसमें करना कुछ नहीं है आपने। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल या ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉवल, दोनों को जोड़ लो आप और डिवाइड कर दो आप 2 से, तो आपका यही एवरेज पीरियड आ जाएगा। अब ये शुरुआत में विड्रॉ कर रहा था जनवरी में, आखिरी विड्रॉ करेगा वो 1 दिसंबर को,
क्योंकि हर महीने की शुरुआत में कर रहा था। मान लो कि ये विड्रॉल का पैटर्न ए का है, ये वाले विड्रॉल का पैटर्न पार्टनर बी का है और ये वाले विड्रॉल का पैटर्न पार्टनर सी का है। तो 6.5 कैसे आया साहब? तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल 12 मंथ्स बचे, क्योंकि पहला विड्रॉल वो 1 जैन को करा, आखिरी विड्रॉल वो कब करा? तो दिसंबर में करा, 1 दिसंबर को करा। तो 12 और 1 13 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका 6.5 आएगा ही आएगा। अब इनका विड्रॉल की जहां तक टाइमिंग की बात है तो ये 15 जैन को कर रहे थे, तो इनका विड्रॉल का पहले विड्रॉल के बाद 11.5 बचा और आखिरी विड्रॉल ये कब करेंगे? तो भैया 15 दिसंबर को करेंगे, क्योंकि हर महीने के बीचों बीच आके विड्रॉल करते हैं, ये बड़े अजीब प्राणी हैं। तो 12 भागा 2 करेंगे 6 आ जाएगा साहब। 11.5 12 डिवाइडेड बाय 2। तो सिमिलरली आप ये भी समझ गए होंगे कि इन्होंने विड्रॉल कब करना है। तो पहले विड्रॉल के बाद टाइम बचेगा 11 महीना, आखिरी विड्रॉल के टाइम बचने ही नहीं है, क्योंकि आखिरी विड्रॉल ये महीने के आखिरी में करेंगे और पहला विड्रॉल भी महीने के आखिरी में करा था। हर महीने ये आखिरी में विड्रॉल करता है सी। तो इनका जो टाइमिंग का प्रश्न है, तो पहले विड्रॉल के बाद टाइम कितना बचा? 11 मंथ। इनका पहले विड्रॉल के बाद टाइम कितना बचा? 11 महीना। और आखिरी विड्रॉल के बाद टाइम कितना बचा? 0। तो अब 11 + 0 डिवाइडेड बाई 2 आप कर दो तो क्या आ जाएगा साहब? 5.5। 11 डिवाइडेड बाई 2 5.5। तो आई थिंक कि आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। और अगली टॉपिक हमारी क्या है? गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। तो इसमें क्वार्टरली विड्रॉल को मैंने शामिल नहीं करा है, वहां भी आप सेम फंडा अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एवरेज पीरियड आप वहां भी कैलकुलेट कर सकते हो और वहां भी आपको मिल जाएगा। तो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट होता क्या है, मैं एक इंट्रो दे दूं, ब्रीफ इंट्रो मैं आपको दे देना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि गारंटी की बात जो होती है, पार्टनर्स को गारंटी दी जा रही है या पार्टनर को गारंटी दी जा रही है? ध्यान दीजिएगा, ABCD 4 पार्टनर हैं, तो A और B को गारंटी दी जा रही है कि सिर्फ A को गारंटी दी जा रही है? अगर सिर्फ A को गारंटी दी जा रही है तो गारंटी देने वाला कौन? बहुत कॉमन सेंस की बात है, बहुत ही सिंपल सा मैटर यहां पे आपको दिख रहा है कि गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। अब कम से कम इतना मिलना है आपने, ठीक है? अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हो तो आपको मिनिमम प्रॉफिट इतना मिलना है। ये गारंटी कौन दे रहा है? अब कोई पार्टनर्स दे रहे हैं, 1-2 पार्टनर मिलकर गारंटी आपको दे रहे हैं या पूरी फर्म आपको गारंटी दे रही है? ये थोड़ा सा समझने का मैटर है। आइए जानते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं है, बहुत ही सिंपल सा मैटर है। देखिए, समझिए बात को कि A और B पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:1 का है और 1/4/2012 को इन्होंने C को एडमिट किया है 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट विद गारंटीड अमाउंट ऑफ 25,000 रुपीज। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कौन किसको गारंटी दे रहा है? A और B पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है और 1/4/2012 को इन्होंने C को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए प्रॉफिट में विद गारंटीड अमाउंट ऑफ 25,000। यानी C को गारंटी दे रहे हैं कौन? C गारंटी पार्टनर है या गारंटीड पार्टनर? तो C गारंटीड पार्टनर है क्योंकि C को गारंटी दी गई है और C को गारंटी देने वाला कौन है? A + B। A और B दोनों गारंटी दे रहे। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू ₹76,000 और आप पाते हैं कि 76,000 रुपीज प्रॉफिट शेयर है और C के एडमिशन के बाद का है, ये ₹76,000 है। 76,000 में C को कितना शेयर मिलने वाला है साहब? तो 1/4 शेयर मिलने वाला है हुजूर। तो 1/4 आप कर दीजिए, 76,000 डिवाइडेड बाय 4 आप करेंगे तो इनका प्रॉफिट आ रहा है 19,000 रुपीज। तो ये तो इनके गारंटीड अमाउंट से कम है। हु विल बियर दैट डेफिसिट? कौन कंपनसेट करेगा? तो आपका जवाब होगा सर A और B। इन विच रेशियो? कोई बता सकता है आप में से कि इन विच रेशियो? कमेंट में लिखिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बनाकर दीजिए, क्योंकि आप बात को समझ चुके हैं। C को कितना मिलना था? C को कितना मिलना था? 25। लेकिन उसके शेयर की बात जब हो रही है तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने पे मिल रहा है 19। तो भैया डेफिसिट कितने की है? 6,000 रुपए की डेफिसिट है। तो इस डेफिसिट को तो भाई A और B ही कंपनसेट करेंगे। इन विच रेशियो? इन विच रेशियो? इन विच रेशियो दे वुड कंपनसेट? A और B का जो रेशियो होगा उस रेशियो में शेयर करेंगे। तो A और B का रेशियो आपको निकाल लेना है कि A और B का न्यू रेशियो क्या है। ओके, जिस रेशियो में बात आएगी तो जाहिर सी बात है कि आपका इसका रेशियो का कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए यहां पे।
अब रेशियो का कैलकुलेशन क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस 1/4, रिमेनिंग शेयर क्या आ रहा है 3/4। अब 3/4 का 2/3 ए का होगा, 3/4 का 1/3 बी का होगा। तो इनका शेयर निकल गया। अब इनका जब शेयर निकल गया तो इन्होंने जो 6000 की डेफिसिट देखी है किसके शेयर की, सी के शेयर की 6000 की डेफिसिट देखी है, ये लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने अपने प्रॉफिट में से माइनस करेंगे और सी को क्रेडिट करेंगे। ओके, और इसके लिए एक एंट्री कर डालनी है आपने। कौन सी एंट्री करनी है, ए को डेबिट कर दीजिए, बी को भी डेबिट कर दीजिए और सी को क्रेडिट दे दीजिए 6000 रुपए। ओके, तो आई होप कि आप ये भी पॉइंट समझ गए होंगे और इसमें भी कोई खासा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अभी बात करनी है हमने गुडविल के वैल्यूएशन की, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे पार्टनरशिप अकाउंट्स के चैप्टर्स एसोसिएटेड हैं इस पर्टिकुलर टर्म से। और यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन कहने का मतलब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 पे ले जाने का उद्देश्य है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के रेलेवेंस में बात करनी तो जरूर पड़ेगी कि क्या है गुडविल, डेफिनेशन गुडविल की क्या है, गुडविल का वैल्यूएशन की नीड क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें इसमें आती हैं कि गुडविल क्यों, गुडविल किस लिए, गुडविल परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो भाई साहब यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं आपको कि यहाँ जिस गुडविल की बात हो रही है S26 की बात हो रही है, तो हम लोग जो यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करने जा रहे हैं। SGG शॉर्ट में टर्म हमने लिखा है SGG, याद रखिएगा ये SGG का मतलब क्या है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए तो फर्म वैल्यू पे नहीं करेगी साहब, और उसी के वैल्यूएशन की बात होने जा रही है कि एक फर्म जो नॉर्मल से ज्यादा कमा रही है, अपने तरह के बाकी फर्म से ज्यादा अर्न कर रही है सेम कैपिटल से, तो उसकी गुडविल है। तो अब इस गुडविल का मतलब हमारे संदर्भ में क्या है, फर्म के संदर्भ में क्या है, हम लोग ये जानेंगे। तो जो पार्टनर, फर्म का कोई भी पार्टनर है, अगर वो गेन करता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब भी चेंज हो, अब चाहे वो किसी भी सर्कमस्टांस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आती हो पार्टनर्स के अमंगस्ट या बिटवीन, चाहे वो एडमिशन का केस हो, चाहे वो रिटायरमेंट का केस हो, चाहे वो डेथ का केस हो, इवन दो कि वो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का एक सिंपल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस हो कि पार्टनर्स आपस में डिसाइड करके अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर डालते हैं। तो जब वो पार्टनर्स आपस में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर डालते हैं तो जाहिर है कि कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा तो कोई ना कोई सैक्रिफाइस करेगा। तो गेनिंग पार्टनर शैल पे अमाउंट ऑफ गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एज एन कंपनसेशन। एक बात तो ये हो गई, अमाउंट ऑफ गुडविल शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करना होगा डिस्ट्रीब्यूट। अब क्या है कि इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू PSR, then it may be assumed that old PSR of those partners is sacrificing ratio। वैसे भी सैक्रिफाइसिंग वही होगा, अगर सैक्रिफाइस मेंशन नहीं है तो वो लोग अपने पुराने रेशियो में ही सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। एडमिशन के केस में अभी हमें गुडविल के वैल्यूएशन की बात करनी थी, तो देखिए आपको याद रखना होगा कि गुडविल के वैल्यूएशन के जितने भी मेथड्स हैं उसको हमने यहाँ पे सम अप कर रखा है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके डिटेलिंग पे जाएंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड, इसकी भी डिटेलिंग पे जाएंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स कौन कौन से हैं। ASC एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन एंड एन्युटी। एन्युटी आपके सिलेबस में जो बच्चे 12th के हैं उनके सिलेबस में तो ये नहीं है, लेकिन उन्हें ये जानना चाहिए, कुछ कुछ सम्स इससे रिलेटेड हैं। और रही बात फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स की, तो उनसे तो ये मस्ट हो जाता है, और इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स को तो ये जानना ही चाहिए, क्योंकि FM की टॉपिक में भी यहाँ पे एन्युटी की वैल्यू करनी आपको सिखाई जाती है और आप वहाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 कैलकुलेट करना सीखते हैं डेटेरियोरेट करते हुए। तो ये मेथड भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, इसको जरूर देखिएगा। और इसमें एक ट्रिक की भी मैंने बात की है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि हाउ वुड यू कैलकुलेट। सबसे पहले जाते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड पे।
तो देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें करना क्या होता है कि एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो आपका निकल आता है गुडविल। लेकिन ये गुडविल कौन सा होता है? एसजीजी। एसजीजी कहने का मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, अब एडजस्टेड का क्या मतलब है भाई साहब? तो कुछ प्रॉफिट्स जो होती हैं फर्म की, जो कैलकुलेट की हुई प्रॉफिट होती हैं, उसमें कुछ एबनॉर्मल गेन्स जुटे हुए होते हैं, उनको हटा देना है, और कुछ एबनॉर्मल लॉसेस घटाए गए होते हैं, उनको जोड़ देना होता है। कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस हैं, वो डेबिट नहीं हुए हैं और प्रॉफिट निकाल लिया गया है, तो उसे एडजस्ट करना यानी कि घटा देना होता है। तो हम लोग पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उसकी एवरेजिंग करते हैं, तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स से परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास गुडविल निकल आता है वंस अगेन। तो ये एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इसलिए है क्योंकि हमें गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यूएशन करना है, और प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है या अंडर स्टेटेड है। अगर अंडर स्टेटेड है तो जोड़ देंगे, ओवर स्टेटेड है तो माइनस कर देंगे। सिंपल वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज क्या है कि हर साल के प्रॉफिट को अलग अलग वेट प्रदान किया जाता है, और ये वेट आपको डिटरमाइन नहीं करना है, ये आपके प्रश्न में दिया हुआ होता है। आपको जो भी प्रॉफिट है ईयर का, उसमें वेट दिया हुआ होता है, और उस वेट से आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो आपका प्रोडक्ट निकल आता है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है कि आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेते हैं, उसके बाद टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं, टीपी निकाल लेते हैं, और टोटल वेट से आप डिवाइड कर देते हैं, तो आपका एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट में आप टोटल वेट से डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, तो आपका गुडविल निकल आता है। बस यही कहानी इसमें है। अब एडजस्टेड का जहां तक प्रश्न है, तो हर साल के प्रॉफिट में अगर कोई एडजस्टमेंट है तो पहले एडजस्टमेंट करनी होती है, देन आप उसमें वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका टोटल प्रोडक्ट निकलता है, और टोटल प्रोडक्ट को आप वेट से डिवाइड करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट निकलता है। और वेटेड एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट को टोटल वेट से डिवाइड कर दीजिए तो आपका एवरेज निकल आता है, और उसके बाद फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस से, तो गुडविल निकल आता है। दैट्स इट। सुपर प्रॉफिट बहुत ही इजी है। अब सुपर प्रॉफिट क्या है ये तो मैं नहीं बताने वाला हूं, आपको खुद समझना होगा, और इस पर्टिकुलर सेगमेंट में सुपर प्रॉफिट की डिटेलिंग की भी गई है, इसलिए स्पेशल सुपर प्रॉफिट के बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है। देखिए सुपर प्रॉफिट होता क्या है? एक्चुअल जो आप कमा चुके हो, रियल जो आपकी प्रॉफिट है, और एवरेज प्रॉफिट यानी नॉर्मल जो आप कमा सकते थे, कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो नॉर्मल जो आप कमा सकते थे और एक्चुअल जो आप कमाए हो, एक्चुअल ज्यादा है, तो सुपर प्रॉफिट को हम कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, और फिर उसमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका गुडविल आ गया। गुडविल तैयार है जी। सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने भर की देरी है, और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना बहुत आसान है कि एक्चुअल कितना आपने प्रॉफिट अर्न किया है और नॉर्मल प्रॉफिट आप कितना अर्न कर सकते थे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR डिवाइडेड बाय 100। अब किसी फर्म में मान लीजिए कि 10 लाख रुपीस कैपिटल लगी हुई है, ठीक है, 10% नॉर्मल रिटर्न है उनका, तो इट मीन्स कि उनको 1 लाख कमाना चाहिए, और अगर वो 1,20,000 रुपए कमा के आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि 20,000 रुपए का उनका सुपर प्रॉफिट है। अब इस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेज 4 अगर ईयर माना गया है कि 4 साल इतना वो कमाएंगे, तो 80,000 रुपीज इनका वैल्यू ऑफ गुडविल आ गया। टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व फंड प्लस प्रॉफिट, ये क्या है? तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका बताया गया है संक्षेप में। और टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज अगर क्वेश्चन में है तो भी हमारा क्या निकल आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसे आप शॉर्टकट में समझ सकते हैं CE। अब ये CE क्या है? यही 10 लाख निकालने का तरीका। अब टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व फंड प्लस प्रॉफिट, ये भी तरीका हो सकता है। तो डिपेंड करेगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए कि इंफॉर्मेशन आपके पास क्या सप्लाइड है, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना पड़ सकता है। ओके सर, अब मेथड आई कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन किया जा सकता है। एक तो कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब एवरेज प्रॉफिट आपने कितना कमाया था साहब? तो 1,20,000 रुपए, 1,20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
जो भी है, मान लीजिए कि 12% था, तो आपका गुडविल तैयार है। आपने एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया है, 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12। 12 क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके है, तो आपका गुडविल का वैल्यू निकल गया। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, अब आपने सुपर प्रॉफिट देखा था अभी अभी, तो 1,20,000 रुपए आपने कमाए थे और एक्चुअल जो कमाई हुई थी 1,20,000 हुई थी, लेकिन नॉर्मल होनी चाहिए थी 1 लाख, तो आपका 20,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट है। अब सुपर प्रॉफिट इनटू, तो सुपर प्रॉफिट 20,000 इनटू आप करेंगे 100 डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% हमने लिया था, यहाँ तो 12 ले लिया है हमने, वहाँ पर 10% लिया था, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, आपका आ गया गुडविल का वैल्यू। दिस इज द रेडी वैल्यू। तो ये भी मेथड बहुत ही इजी है। अब थोड़ी सी बात करनी है मेरे को एन्युटी मेथड के बारे में, और ये थोड़ी सी बात ही आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देगी। दिस इज द ट्रिकीएस्ट अप्रोच एंड वी ऑल नो अबाउट इट, बट इट रिक्वायर्स सम रिवीजन, और आपको कैलकुलेटर पे यूज करने आना चाहिए। तो देखिए, कैलकुलेटर पे यूज करने से पहले आपको मैं बताऊं कि एन्युटी मेथड में होता क्या है। एन्युटी मेथड में आपको गुडविल के वैल्यूएशन करने के लिए सुपर प्रॉफिट पे भी बेस हो सकता है, या फिर एवरेज प्रॉफिट पे भी निकालने को कहा जा सकता है, लेकिन डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ रहता है कि भाई मनी की वैल्यू डिटेरियोरेट करेगी। 4 साल तक 1 रुपए का वैल्यू 1 रुपए नहीं रहने वाला है, वो गिरने वाली है। अगले साल 1 रुपए की वैल्यू 10% डिटेरियोरेट कर जाएगी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो 4 साल बाद उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हमें कैलकुलेट करना होता है इसमें। अब एक क्वेश्चन के मदद से आप इस पॉइंट को समझ सकेंगे, और इस पर्टिकुलर ट्रिक की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन एन्युटी मेथड का सॉल्व कर सकेंगे, जिसमें सिंपल 3 स्टेप बताए गए हैं आपको। अब इसमें करना क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई। अब 1 प्लस आई का मतलब यहां पर क्या है, आई इट मीन्स आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट। अब 1 प्लस आई, मान लीजिए कि 1 रुपया है, हमें 1 लेना है, और 10% की बात की गई थी, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% क्वेश्चन में दे रखा है, तो 1 को हम डिवाइड किससे करने जा रहे हैं, 1.1 से। 1.1 कहां से आया सर, तो 1 रुपए का 10% कितना होगा, 10 पैसे, यानी कि 1 रुपए 10 पैसे अगर लिखना हो तो 1.1 तो हम लिख सकते हैं। अब 1 डिवाइडेड बाई 1 कर दिया हमने, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 कर दिया हमने। अब उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेटर आप रखिए सामने में और मेरे साथ साथ करिए, तभी मजा आने वाला है, ऐसे नहीं। यूज योर ओन कैलकुलेटर, जस्ट यूज योर कैलकुलेटर, दिस इज 12 डिजिट कैलकुलेटर एंड डू इट विद माई सेल्फ। मेरे साथ साथ करिए, 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इज इक्वल टू, बटन दबाया हमने, देखिए प्रेस इज इक्वल टू बटन फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ n ईयर्स। n ईयर्स कहने का मतलब अब 4 साल की बात कही जाएगी, तो 4 बार करेंगे प्रेस, 1 2 3 एंड 4। ओके, 4 टाइम्स आपको प्रेस करना है, इज इक्वल टू बटन। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, द थर्ड स्टेप, प्रेस GT बटन। आपको GT बटन भी प्रेस करना है। अब GT बटन आपके कैलकुलेटर में होता है, प्रेस GT बटन। GT बटन आपने प्रेस कर दिया, आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखाता हूं। नाउ मल्टीप्लाई इट विद ईदर एवरेज प्रॉफिट और B सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट पर बेस्ड होगा अगर क्वेश्चन, तो सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एवरेज प्रॉफिट पे बेस्ड होगा तो एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपके इस क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन ले रखा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट पे करा गया है। अब देखिए, मेरे साथ साथ आपने करना है, तो मेरे साथ साथ आप करिए। हाँ जी, ओके। द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट ईयर्स आर, फर्स्ट ईयर का लॉस आ रहा है, ये तो माइनस है, सेकेंड ईयर भी लॉस है, ये भी माइनस है, तो 20 और 5 25 के माइनस हो गए। प्रॉफिट आपका है ये तो प्लस है, ये भी प्रॉफिट है प्लस है ना। तो
तो ये 4 साल की बातें दी गई हैं, 4 साल में 2 साल प्रॉफिट और 2 साल लॉस हुआ है। तो 196 प्लस 152 करिएगा, 196 प्लस 1,52,000, 1,52,000 जोड़ लिया है हमने प्रॉफिट्स को, और लॉसेस जो 2 ईयर्स के हुए हैं वो माइनस कर देना है हमने। तो 20 और 5 25,000 रुपये को माइनस कर दिया हमने, 3,23,000 रुपये आ गए, 3,23,000 रुपीज़, 3,23,000 रुपीज़ आ गए। करिएगा साथ साथ, क्लियर हो जाएगी बात। ओके, द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज ₹4 लाख, द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इज 12%। तो भाई साहब आप बताइए मेरे को कि 4 लाख रुपए आप लगाए हुए हो बिजनेस में और 12% अगर आप अर्न करते हो इस पे, तो कितना मिलता है आपको? 48,000 आपकी रिटर्न आएगी। दिस इज NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है NRR, लेकिन नॉर्मल रिटर्न आपको 48 आएगा। आपने 4 वर्षों में 3,23,000 रुपए कमाए हैं, लेकिन द रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 2,000 पर मंथ। 2,000 पर मंथ, व्हाट इट मीन्स कि 2,000 पर मंथ, इट मीन्स एक पार्टनर, जो भी पार्टनर्स हैं सबकी 2,000 रुपीज सैलरी, 12 महीने में इनको 24,000 रुपए मिलने वाला है। ठीक है जी, तो 3,23,000 रुपए आपके अभी तक के प्रॉफिट थे। 3,23,000 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप इसको 4 से डिवाइड करते हो तो आपका आ जाता है 80,750। इसमें से 24,000 को भी माइनस कर दो, तो 24,000 जो सैलरी की है वो भी माइनस कर दिया, तो आपके पास आ गया 56,750 रुपीज़, 56,750। और आपने नॉर्मल कितना कमाना था? 48,000 कमाना था। अर्निंग आपकी 48,000 की होनी चाहिए थी। अब इसमें से 48,000 माइनस कर दो तो आपका आ जाता है, दैट इज सुपर प्रॉफिट, 8,750 रुपीज। अब ये 8,750 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया है। क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट क्यों लिया? क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड पे ही आपको करना है। The remuneration of partner is estimated to be 2,000 per month, ये हमने कर दिया एडजस्ट। The value of goodwill on the basis of 4-year purchase of super profit based on annuity of 4 years, 4 years, 4 years, 4 years, my dear, 4 years की करनी है। तो अब हम लोग यहां आ जाएंगे, ये कैलकुलेटर ट्रिक पे अब आएंगे। अब इस कैलकुलेटर ट्रिक पे आपको आना है। 8,750 नाउ यू हैव गॉट। अब इसे आप अपने ब्रेन की मेमोरी में फिक्स कर लीजिए, 8,750, या फिर आप कहीं पे भी रफ सीट रखे हैं तो उस रफ सीट पे मेंशन कर लीजिए कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ सुपर प्रॉफिट। नाउ आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आपको करना क्या है? आपको 4 साल के बाद 1 रुपए की वैल्यू क्या आएगी, उससे आपको 8,750 को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स ऑल। तो 4 साल में, 4 साल के बाद 1 रुपए का वैल्यू क्या होने वाला है, हमें यह डिसाइड करना है, इजंट इट? तो सबसे पहला काम जो हमने करना है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। अब क्या है डिस्काउंट रेट, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, आपको डिसाइड नहीं करना। 10% कहा गया है, तो यहां हमने क्या करना है? अब फिर से आ जाइए कैलकुलेटर वर्क पे। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 आपका आ गया 9 पॉइंट। देख लीजिए ये 9, यहां देखिए आप 9। अब प्रेस करना है क्या? इक्वल टू बटन कितनी दफा, कितनी बार, कितने टाइम्स? n ईयर्स। तो n ईयर्स क्वेश्चन में मेंशन होगा, 4 ईयर्स। तो हमने करना है 1 2 3। अब उसके बाद GT बटन 4 टाइम्स हमने कर दिया है प्रेस। GT बटन प्रेस किया, आपके पास रिजल्ट आना चाहिए 3.16। अब ये 3.16 आपका जो आ रहा है, 3.16 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 8,750 से। 8,750 इंटू, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आप यहीं पे कर दीजिए 8,750 मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट ये आ जाएगा 27,736। 27,736 ये रिजल्ट आपके पास है। आप इसे करके देखिए, प्रैक्टिस करिए। ओके, तो डेफिनेट आपको क्लियर हो जाएगी बात। अब आप सवाल एक करेंगे मेरे से यहां पे कि सर अगर वो डिस्काउंट रेट 15% होता तो क्या होता? तो 1 डिवाइडेड बाई 1.15 होता। 20% होता तो 1.12 होता, 1.2 होता, सॉरी। तो डिस्काउंट रेट क्या है ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके है?
तो आई होप कि एन्युटी मेथड आप समझ गए होंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। 2-4 सम्स उठा लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके पीडीएफ में ऑलरेडी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट पास्ट एडजस्टमेंट। अक्सर बच्चे इस संदर्भ में भी थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट बहुत ही वास्ट टॉपिक है। नहीं साहब, पास्ट एडजस्टमेंट वास्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ही सरल टॉपिक है। बस आपको यहां पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। और वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन क्या है आपका, कि आप सबसे पहले जहन में ये लाइए क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि नेट करेक्ट क्रेडिट क्या मिलना चाहिए था। देखिए, एडजस्टमेंट की जरूरत कब होती है, जब कुछ रॉन्ग हुआ हो या ओमिशन हुआ हो। ओमिशन को भी हम लोग एरर ही मानते हैं, ओके, कि परचेज बुक में लिखना भूल गए तो ये भी एरर ही माना जाता है। तो पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक में क्या है कि आपको एरर्स एंड द रेक्टिफिकेशन पे थोड़ी सी रिकॉल करनी चाहिए, जो कि रेक्टिफिकेशन टॉपिक से है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको रेक्टिफिकेशन पता है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं। तो यहां पे बात समझने की जरूरत है कि आपको नेट करेक्ट क्रेडिट कैलकुलेट करना होगा। दूसरा कि नेट रॉन्ग क्रेडिट भी कैलकुलेट करना होगा, जो ऑलरेडी हो चुका है। ये होना चाहिए था पर नहीं हुआ। यही आपको ध्यान रखना है कि क्या होना चाहिए था पर नहीं हुआ। आपको करेक्ट डिटर्मिनेशन आना चाहिए। और जो गलत हो चुका है, अब समझिए इस बात को कि भाई साहब, प्रॉफिट हुई है 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीस की प्रॉफिट हुई है। और ए और बी 2 पार्टनर हैं, दोनों को 1.5 बांट दिया गया। बड़ी सुंदर बात है, अच्छी बात है। लेकिन पता चला साहब कि नहीं सर, इनको मिलना चाहिए था 2 लाख, इनको मिलना चाहिए था 1 लाख। क्यों? क्योंकि इन लोगों के बीच में अग्रीमेंट था इस बात का कि ए लेगा 2 लाख, बी लेगा 1 लाख, 2:1 का रेशियो था। तो अब आप बताइए कि ये तो रॉन्ग है। 1.5 तो रॉन्ग हो गया ना यहां पे, और यहां 2 लाख और 1 लाख करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो करेक्ट में किसका ज्यादा? ए का ज्यादा। तो ए को तो क्रेडिट मिलना चाहिए 50,000। अब करेक्ट में ए का, बी का कम, बी ने रॉन्ग में लिया हुआ है 1.5 लाख रुपए, और करेक्ट में मिलना चाहिए था 1 लाख रुपए। तो कुछ नहीं करना है, आपने एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। अभी मैं इस पे और बात करने जा रहा हूं, घबराइएगा मत। देखिए, एडजस्टिंग एंट्री क्या करनी है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, एक्सेस रॉन्ग क्रेडिट जिस पार्टनर को मिला हुआ है। रॉन्ग क्रेडिट किसने ले रखा है? बी ने। बी को करेक्ट मिलना चाहिए 1, रॉन्ग में मिला 1.5। तो कितना डिफरेंस है? डिफरेंस है 50,000 रुपीज का। सर, तो हमें किसके करंट अकाउंट को डेबिट करना होगा? बी के करंट अकाउंट को। बी करंट और कैपिटल आप लिख सकते हो, 50,000 रुपीज डेबिट, और कैपिटल क्रेडिट किसकी होगी? तो ए के कैपिटल या करंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। आप कहेंगे इतना सिंपल नहीं है सर। जी सर, इतना ही सिंपल है। 2-4 आइटम्स अगर बढ़ा दिए जाते हैं तो आप क्यों कंफ्यूज करेंगे? आप टोटल को कैलकुलेट करिए कि क्या गलती हुई, क्या सही हुई। ओमिशन का इंपैक्ट समझिए, यहां पे किस संदर्भ में किन किन बातों को लेकर एडजस्टिंग एंट्री पास करने के लिए आपसे पास्ट एडजस्टमेंट में कहा जा सकता है, हमने उसे सम अप कर रखा है। आइए देखते हैं एडजस्टमेंट किस 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 संदर्भ में हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आपको मिल सकते हैं। वैसे तो मैं 4 बात अभी करने जा रहा हूं। एक बात कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस दे दिया। दूसरी बात कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शॉर्ट चार्ज किया गया, मतलब अलाउ किया गया पार्टनर्स को। तीसरी बात कि अलाउ ही नहीं किया गया। चौथी बात कि अलाउ कर दिया गया, सॉरी, बट नॉट प्रोवाइडेड इन अग्रीमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई जिक्र ही नहीं था, लेकिन अग्रीमेंट में मेंशन नहीं था। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर के भी बातें हो सकती हैं, दोनों के संदर्भ में बातें हो सकती हैं। सेम कि एक्सेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो गया, शॉर्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देना था, चार्ज करना था, बट चार्ज नहीं हुआ। चार्ज नहीं करना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर, चार्ज कर दिया गया।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के संदर्भ में भी एडजस्टमेंट हो सकता है। तो अब सवाल है कि इसका इंपैक्ट क्या आएगा। तो इंपैक्ट ढूंढना होगा आपको, थोड़ी सी आपको रेक्टिफिकेशन के टाइम में जो आप अपने एनालिटिकल ब्रेन का पोर्शन यूज करते थे वो आपको यहां पे करना होगा। ओके, रॉन्ग डिवीजन ऑफ प्रॉफिट हो जाए, जैसा कि मैंने अभी ऊपर एग्जांपल में लिया है, तो उस संदर्भ में भी आपको एडजस्टिंग एंट्री करनी होगी। पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन अगर छूट जाए या ज्यादा मिल जाए, अनायास ही मिल जाए, तो उसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ा और पार्टनर के कैपिटल पर क्या इंपैक्ट पड़ा, करेक्ट और रॉन्ग का वही आपको डिटरमाइन करना होता है और कुछ नहीं है। अब रही बात की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, एडवांस इनकम, ये छूट जाए तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, इस संदर्भ में भी क्वेश्चंस हो सकती हैं। इवन कि डेप्रिसिएशन छूट जाए तो क्या एंट्री होगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है आप जानते हैं, लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, एसेट। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है, एसेट। एडवांस इनकम क्या है, लायबिलिटी। डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस, जो कि होना चाहिए था, इनकम स्टेटमेंट में नहीं हो सका। तो एडजस्टिंग एंट्री आप क्या करेंगे अगर ये ओमिशन हो जाए तो। इन सब बातों पर तो आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस हो चुका होगा अब तक, और जो आपको रिकॉल करा है ये सारी बातें आपके जहन में आ चुकी होंगी कि क्या क्या एडजस्टमेंट, किस तरह के एडजस्टमेंट्स मिलते हैं। लेकिन आप इन बातों पे अभी भी थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या करते हैं इसमें। कुछ नहीं भैया, सिंपल सा एडजस्टमेंट एंट्री करना है आपने। क्या करना है वो देखिए। आउटस्टैंडिंग इनकम, एसेट्स कौन कौन नेचर का, आउटस्टैंडिंग इनकम डेबिट कर लीजिए। आउटस्टैंडिंग इनकम छूट चुका था, डेबिट करेंगे। मान लीजिए ये 50,000 था सपोज। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, तो प्रीपेड एक्सपेंस भी एसेट नेचर का है, डेबिट कर लीजिए। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, ये भी डेबिट होगा। मान लीजिए ये 70,000 रुपीज जो कि अकाउंट में नहीं आया। अब क्रेडिट किसको करना है भैया, लायबिलिटी को क्रेडिट करना होता है, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट कर दीजिए। मान लीजिए ये 40,000 का था। एक और लायबिलिटी वाली बात थी, एडवांस इनकम को भी लायबिलिटी, और लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, तो एडवांस इनकम को भी क्रेडिट कर दीजिए। एडवांस इनकम, एडवांस इनकम मान लीजिए 20,000 रुपए का था। चलो भैया ठीक है, तो अभी 60,000 रुपए क्रेडिट में और 1,20,000 डेबिट में। शॉर्टेज आ रहा है साहब, किधर शॉर्टेज है बताएंगे मेरे को। शॉर्टेज कितने है, शॉर्टेज कितने है। तो भाई साहब आप कहेंगे कि डेबिट का टोटल तो 120 है, क्रेडिट का टोटल तो 60 है, तो आप क्रेडिट में ही शॉर्ट बताओगे। तो कुछ नहीं करना है, मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर थे और दोनों पार्टनर जो थे इक्वल पार्टनर थे, 1:1। कुछ नहीं करना है, ए को क्रेडिट कर दीजिए, ए इज कैपिटल, बी को क्रेडिट कर दीजिए, बी इज कैपिटल, और दोनों को 30,000 ईच दीजिए। 30,000। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है तो उनके पीएसआर में इसको दे दी, बात खत्म, एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। अब इसका इंपैक्ट, डिटेल डिस्कशन, ये आपके जहन में आना चाहिए कि क्यों ऐसी एंट्री हुई। मेरे ख्याल से आपके लिए ये टॉपिक कोई नया नहीं होगा, लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक में अगर ये पॉइंट आपको उठा के डाल दिया जाए तो आप थोड़े से कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे। तो रिवीजन के इस सेगमेंट में मैंने कोशिश ये करी है कि जहां पे आपको ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत है वहां मैंने ज्यादा स्ट्रेस करने की कोशिश की है, और जहां पे आप अच्छे से जानते हो, सब कुछ आपका रटा हुआ है, जुबान पे है, नजर के सामने है, जिगर के पास है, तो फिर वहां मेरे को ले जाने की जरूरत ही क्या है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे कि आपका ना तो नजर है, ना जिगर है, ना कुछ और है, तो वहां पे ले जाना जरूरत है। तो इसी जरूरत के मद्देनजर हमने ये बात कही है। आपको ये पॉइंट कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा मेरे को। आगे बढ़ते हैं, और इस संदर्भ में अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा सेगमेंट आगे आ चुका है, हम लोगों ने एक सेगमेंट को फिनिश कर लिया है और वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में अब देखिए एक टॉपिक और रह जाता है। आप कहेंगे कि सर एक टॉपिक रह जाता है कि जब मैनेजर को पार्टनर बना लिया जाए, तो भाई साहब मैं कहूंगा कि पार्टनर को भी तो मैनेजर बनाया जा सकता है, वाइस वर्सा। लेकिन आपके बुक में इस पॉइंट पे क्वेश्चन ज्यादातर मिलते हैं कि एक मैनेजर था, एक था मैनेजर, उसको बना दिया गया पार्टनर।
मैनेजर के रूप में उसे मिल रहा था इतना, अब पार्टनर बन जाएगा तो उसको मिलेगा इतना। इट इज ऑल्सो पास्ट एडजस्टमेंट। और जो भी एक्सेस होगा, डेफिसिट आएगी अगर, तो उसको कौन बियर करेगा? तो पार्टनर्स बियर करेंगे। सेम चीज, सेम थिंग, बहुत ही सिंपल है। बस आपको यह देखना है कि वो मैनेजर के हैसियत से क्या पा रहा था, कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, और वो पार्टनर के हैसियत से क्या पा रहा है, कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। कंपेयर करेंगे, अब पता चला कि पार्टनर के हैसियत से ज्यादा मिल रहा है, मैनेजर के हैसियत से कम मिल रहा था उसे। और इस डेफिसिट को कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर या पार्टनर का ग्रुप, 2-3 पार्टनर मिलकर उसको बियर करेंगे। तो उस रेशियो में जो पार्टनर बियर करेंगे उनको डेबिट करेंगे, और जो मैनेजर बाबा हैं उनको क्रेडिट कर देंगे। दैट्स इट। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। आइए हम लोग एक नजर लेते हैं, क्विक रिकैप करते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में क्या है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस टीम को जिसने मेरे को ये पीडीएफ बना के दिया। आप लोगों के सामने कहना थोड़ा सा उटपटांग लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन सैल्यूट है कि जो उन लोगों ने इतनी मेहनत करी तो बनता तो है, और आप लोगों को भी ये पीडीएफ काफ़ी रिवाइज करने में मदद करने वाला है। दोस्तों, आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहली चीज़ कि एडमिशन में आप जानेंगे कि मीनिंग क्या होता है। एक एग्जिस्टिंग फर्म में एक नया पार्टनर आ जाए तो एडमिशन वही है, बस बात खत्म। इतना ज़्यादा इसमें पकड़ के चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। हाउ कैन एडमिटेड, हाउ कैन बी एडमिटेड, कैसे एडमिट किया जाएगा भैया, तो आप इसमें सेक्शन 31 पढ़िए। कुछ नहीं बात है, सिंपल कि सभी पार्टनर की सहमति से। अब 2 मेन राइट्स, राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म, उसको एसेट्स में हिस्सा लेने का अधिकार मिल जाता है, और फ्यूचर प्रॉफिट में भी हिस्सा लेने का अधिकार मिल जाता है। और ये चीज गुडविल की तरफ इशारा करती है कि फर्म के प्रॉफिट में वो हिस्सेदार बनता है, इसके लिए वो कंपनसेट करता है गुडविल, और फर्म के एसेट्स में वो हिस्सेदार बनना चाहता है, बन जाता है, तो इसके लिए वो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल। अब ये बात आपको थोड़ी सी उटपटांग भले ही लग रही होगी कि सर ये सब चीज तो कभी डिस्कस करा नहीं, भैया ये है, इसको आप जान लीजिए, और इस तरीके के एमसीक्यू आपके सामने आ सकते हैं। Why a new partner brings goodwill? अब देखिए उसी का जवाब यहां पे आपके सामने आ गया। न्यू पार्टनर brings in the agreed amount of capital to acquire the right to share the assets of the firm. Right to share the assets? No. A new partner brings in the agreed amount of capital to acquire the right to share the assets. सही तो है, सही है। कैपिटल इसलिए ला रहा होता है कि उसे एसेट्स शेयर करनी होती है, और दूसरी बात कि वाई अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल, यहां कैपिटल ना होकर के यहां होना चाहिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पे है, और वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता दूं कि यहां कैपिटल ना होकर के यहां पे होना चाहिए वाई अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन गुडविल, यहां पे गुडविल होनी चाहिए, थोड़ी सी मिस्टेक है। अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑल्सो कॉल्ड प्रीमियम टू एक्वायर द राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर करने के लिए। अब एडजस्टमेंट क्या क्या होती हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक क्विक रिकैप लेते हैं। वो क्विक रिकैप क्या है कि सबसे पहली चीज जो आपको इसमें करनी होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन, और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। गुडविल का एडजस्टमेंट, तो यहां पे क्या होगा कि जीपी डेबिट, आप कहेंगे जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, क्या सर? नहीं सर, गेनिंग पार्टनर डेबिट, और क्रेडिट किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एसपी, उनको क्रेडिट कर देने का। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो इसके लिए भी हमें डिस्कशन करने की जरूरत होगी कि रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस को क्या करेंगे। तो इसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। इसका राइट किसको है? तो ओल्ड पार्टनर्स को ही राइट है, ठीक है, लेकिन इस संदर्भ में थोड़ी सी डिस्कशन की जरूरत होगी। एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पीएसआर अनलेस अंटिल कोई इंफॉर्मेशन ना दी हुई हो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसमें बच्चे ट्रैप होते हैं और इस पे मैंने बात करनी है, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्या तरीके हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, कैसे करना है और क्या आसान तरीका है, उस पे हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
और जानते हैं कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए सैकड़ों हजारों बार आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा और इसके बारे में आपको कुछ भी बताना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है, लेकिन इन सब बातों से मेरे को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बताना मेरी जिम्मेवारी है और समझना आपकी जिम्मेवारी है। जिन किसी ने भी इसे नहीं समझा वो समझ लेंगे और जिन किसी ने समझा हुआ है वो रिकॉल करने बैठे हैं। तो इसलिए डोंट माइंड माय डियर फ्रेंड्स, डिक्रीज अगर एसेट्स की वैल्यू में होती है तो वो डेबिट, और इंक्रीज अगर एसेट्स की वैल्यू होती है तो क्रेडिट। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी बढ़ जाए तो डेबिट, और लायबिलिटी अगर घट जाए तो क्रेडिट। आप टू और बाई शब्द का प्रयोग कर लेंगे, है ना। अब सवाल यह है कि क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम, तो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर को ओल्ड पीएसआर में बांट देने का। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा सॉरी तो लॉस, और इस लॉस को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। अगर बैलेंस शीट जो बनानी है, रिवाइज्ड बैलेंस शीट जो बनानी है, वो अल्टर्ड फिगर पे बनानी है, तब ये काम होगा कि प्रॉफिट जो रिवैल्यूएशन की है उसे ओल्ड पीएसआर में बांटना है, और लॉस अगर आया है तो ओल्ड पीएसआर में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटना है। ये तब होगी बात जब हमें बनाना है रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट रिवाइज्ड फिगर पे, तब ये बात होगी। आप कहेंगे कि सर अगर रिवाइज्ड फिगर पे नहीं बनाना है तो क्या बात होगी? तो प्रॉफिट आने पे गेनिंग पार्टनर डेबिट, सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट, दैट्स ऑल। लॉस रिवैल्यूएशन का हुआ है रिवर्स एंट्री, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग पार्टनर क्रेडिट। ये एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस को लेकर। तो ये याद रखना है आपने। कब करेंगे ये काम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस के लिए? जब रिवाइज्ड बैलेंस शीट यानी रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट ओरिजिनल फिगर पे बनाना होगा, तब ये एंट्री की बात होगी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग पे। अदरवाइज ओल्ड रेशियो में बांट देंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे रिवाइज्ड फिगर पे। जर्नल एंट्रीज आप समझते हैं, जर्नल एंट्रीज बहुत ही आसान है। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स तो एसेट्स डेबिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, डिक्रीज होने पर रिवैल्यूएशन डेबिट, एसेट्स क्रेडिट, लायबिलिटीज बढ़ने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट। लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो लायबिलिटीज को डेबिट और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। वेरी वेरी सिंपल सर, यस ऑफ कोर्स इट्स वेरी सिंपल एंट्री। If the firm is willing to revalue assets without affecting the value of assets and liabilities, अब इस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए ले रखा है हमने ऑलरेडी। तो देखना हेडिंग और टाइटल क्या है जो हमने अभी बात की। आप कह रहे होगे कि सर समझ नहीं आया, आपके मन में चल रहा होगा कि समझ नहीं आया कि विदाउट अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज टाइटल क्या लिया। और हमने अभी जो आपको बताया कि जब रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाना है ओरिजिनल फिगर पे। अब देखो यहां पे बेटा, अभी हमने करना क्या है कि ये क्वेश्चन लेना है। ये क्वेश्चन जरा समझ लेना कि क्या है ये क्वेश्चन, क्या कहता है ये क्वेश्चन। ये बैलेंस शीट दे रखा है, किसी फर्म की बैलेंस शीट है जिसमें कैपिटल एक्स की 10 लाख रुपए, वाई की भी 10 लाख रुपए, जनरल रिजर्व 2 लाख रुपए है, टोटल बैलेंस शीट की 22 लाख रुपए है, लैंड 20 लाख रुपए की है, कैश एट बैंक 2 लाख रुपए की है, टोटल 22 लाख रुपए है। लैंड का रिवैल्यूएशन 25 लाख हो गया है, लैंड को रिवैल्यू करके 25 लाख बना दिया गया। ओके, न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसेस ₹5 लाख एज कैपिटल, ₹1 लाख फॉर गुडविल फॉर हिज 1/5 शेयर। नया पार्टनर आ रहा है XY के साथ साथ। अब न्यू पार्टनर कोई भी हो, एज्यूम कर लो Z न्यू पार्टनर आ रहा है। नो चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स टू बी मेड, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट। तो नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स कहने का मतलब कि लैंड एंड बिल्डिंग को या लैंड को हमें कितना रखना है, 20 लाख ही रखना है। कैश एट बैंक, कैश एंड बैंक या कैश एट बैंक 2 लाख का था पहले से। नया पार्टनर लाया क्या, 5 लाख और 1 लाख 6 लाख रुपए लाया, तो 5 और 1 6 लाख। हमारा कैश बैलेंस कितना हो गया, 8 लाख। 28 लाख इधर का टोटल बैलेंस शीट का आना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये 5 लाख रुपए का आपने क्या किया? कुछ नहीं सर, 5 लाख रुपए का तो हमारा प्रॉफिट है, यही तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। क्योंकि एसेट्स की वैल्यू 20 लाख थी, 25 हो गई है, तो 5 लाख रुपए तो क्लियर कट प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को क्या करना है हमने, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट करना है और जो गेन कर रहा है उसे डेबिट करना है। तो गेन कौन करेगा, जी, नया पार्टनर है जी का शेयर कितना, 1/5। तो ये 1/5 गेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, बताओ मेरे को आप। तो जब ये 1/5 गेन कर रहा है तो 5 लाख का 1/5 कितना हो जाएगा प्रभु,
5 लाख का 1/5 1 लाख हो जाएगा। अब ये 1 लाख किसको देंगे हम लोग? जो सैक्रिफाइस करेंगे। तो सैक्रिफाइस करने वाला कौन? एक्स और वाई। अब एक्स और वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो सैक्रिफाइस भी इनका इक्वल ही माना जाएगा। तो 50 के ए और बी को क्रेडिट कर देंगे। तो एक्स और वाई को क्रेडिट कर देंगे। एक्स का कैपिटल कितना है? एक्स का कैपिटल 10 लाख, इनको मिलेगा 50,000 कंपनसेशन। तो अब इनका जो प्रीमियम पर गुडविल जो 1 लाख है उसका भी मिलेगा इनको 50,000। तो इनका कैपिटल कितना हो जाता है? 11 लाख। और Y का कैपिटल कितना था? सिमिलरली इनका भी कैपिटल 10 लाख था। 50,000 रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट में इनको कंपनसेशन दिया कौन? जी, नया पार्टनर, और 50,000 प्रीमियम पर गुडविल, तो इनका कैपिटल भी हो गया 11 लाख। और जी जो न्यू पार्टनर अज्यूम किया है हमने, वो कैपिटल कितना लाया? 5 लाख। टोटल कितना हो जा रहा है साहब? वो देखना है आपने। 25 लैंड का रिवैल्यूएशन न्यू। अच्छा, जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व को हमने कुछ किया ही नहीं, ये जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं, तो जनरल रिजर्व को भी इन लोगों को देना पड़ेगा अपने को। जनरल रिजर्व को देखना था मेरे को, आई हैव मिस्ड दैट जनरल रिजर्व। तो इनका जनरल रिजर्व भी इन लोगों को मिलेगा। अब जनरल रिजर्व जब मिलेगा तो बट नेचुरल सी बात है कि इनका कैपिटल और बढ़ जाएगा। और जनरल रिजर्व हम लोग रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे सर। क्यों नहीं दिखाएंगे सर? उसका रीजन है कि जनरल रिजर्व के बारे में कुछ कहा गया या नहीं कहा गया। तो यस सर, आप यहां पे एक बात लेकर चल रहे हो कि रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट जो आपने बनाना है, एसेट्स और लायबिलिटीज को अनअल्टर्ड रखकर बनाना है, तो जनरल रिजर्व आप दिखाइए सर। क्यों नहीं दिखाएंगे? दिखा दीजिए सर। तो दिखा दिया, लो सर, जनरल रिजर्व दिखा दिया। लेकिन क्या बगैर एडजस्टमेंट किए जनरल रिजर्व रहने वाला है? नहीं सर। 2 लाख का जनरल रिजर्व था, इसका भी 1/5 निकालेंगे। तो 2 लाख का 1/5 कितना आने वाला है? जरा मेरे को बताइएगा कि 2 लाख का 1/5 कितना आने वाला है। तो 2 लाख का 1/5 40,000 रुपीज होता है। अब ये 40,000 कौन कंपनसेट करेगा? जी करेगा। जी किसको करेगा कंपनसेट? ये अपना कैपिटल घटाएगा। क्यों घटाएगा? क्योंकि जनरल रिजर्व इंटैक्ट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो जी अपने कैपिटल 5 लाख के कैपिटल में से इसका 40,000 माइनस हो जाएगा। तो इसका कैपिटल हो जाएगा 4,60,000। और यही 40,000 का 20,000 ईच एक्स और वाई को मिल जाएगा। तो अब इनका कैपिटल कितना हो जाता है? 10 और 1 11,20,000 रुपए एक्स का कैपिटल। सिमिलरली वाई का कैपिटल भी 11,20,000 रुपए। जनरल रिजर्व इंटैक्ट है। लेकिन आपने देखा कि जनरल रिजर्व 2 लाख का 1/5 कंपनसेशन कौन किसको दे रहा है? तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर रहा है। किस रेशियो में कंपनसेट कर रहा है साहब? तो उनका जो सैक्रिफाइस होगा उसी में कंपनसेट करेगा। सैक्रिफाइसिंग इक्वल मान लिया तो 20,000 ईच, 20,000 एक्स को मिला, 20,000 वाई को मिला। इनका कैपिटल ये 50,000 रुपए रिवैल्यूएशन का कंपनसेशन मिला, इनको भी 50,000 रिवैल्यूएशन का कंपनसेशन मिला। और 50,000 रुपए गुडविल का, जो 1 लाख रुपए गुडविल का लाया उसका। तो 11,20,000, 11,20,000, 4,60,000 और 2 लाख। तो 11 दूना 22, 22 और 5 27, 27 और 2 कितने हो गए? 29 है जी। 5 + 1 6 लाख, कैश एट बैंक 2 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख, 10 1 11, 11 20, इधर 10 और 1 11 20, 5 लाख माइनस 40,000 तो 4,60,000, 22 और 5 27 और 2 29। नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। 5 लाख का 1/5 1 लाख, ठीक है, 50-50। जी का गेन कितना था? 1/5। 20 का 20 ही रह गया लैंड। कैश एंड बैंक बैलेंस पहले से कितना था? 2 लाख। 2 लाख। नया पार्टनर लाया कितना? 5 और 1 6 लाख। तो 6 और 2 8 लाख, 22 2 24, 11.2 11,20,000 और 11,20,000, 22,40,000 और 4,60,000।
और 2 लाख 29 लैक्स। तो इधर का टोटल आ रहा है कितना 29 लाख और इधर का टोटल आ रहा है 28 लैक्स। इट मीन्स समथिंग रॉन्ग। कहां गड़बड़ हुई? लैंड का वैल्यूएशन 25 हुआ है, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसेस ₹5 लाख एज कैपिटल। हाँ, तो उनके कैपिटल में डेबिट नहीं करा ना अभी हमने। जो कंपनसेशन हुआ इनका कैपिटल 3,60,000 हो जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन का अब अकाउंटिंग एंट्री समझना होगा आपको। देखिए ये 1 लाख के लिए जो है ना Z को डेबिट करना होगा। हमने 50,000 ईच क्रेडिट तो कर दिया X और Y को, X को क्रेडिट और 50,000 Y को भी क्रेडिट कर दिया है। ये 50,000 यहाँ पे जा चुका है, ये 50,000 यहाँ पे भी जा चुका है। तो जब कंपनसेट करेगा जो गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर कौन है? इनकमिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर है। तो इसकी टोटलिंग अब कितनी आ जाएगी? 11 दूना 22, 22 और 2 24, 24 3 27, 27 और 1 28 लाख इधर का टोटल, तो 28 लाख इधर का भी टोटल आ जाएगा। ये अल्टर्ड फिगर पे नहीं लिया गया, ओरिजिनल फिगर पे लिया गया, तब की बात है। तो जो भी गेनिंग पार्टनर होगा वो कंपनसेट करेगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? इनकमिंग पार्टनर इज गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करेंगे तो उनका जो 5 लाख कैपिटल था 4 लाख तो वैसे ही हो जाएगा। अब रही बात जनरल रिजर्व को भी इंटैक्ट छोड़ा है हमने, तो इंटैक्ट जब छोड़ा है 2 लाख का 2 लाख ही छोड़ा है, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। तो अब ये जो जनरल रिजर्व है तीनों का है, तो इसमें 40,000 वो ऑलरेडी कंपनसेट कर चुका है। कौन? इनकमिंग पार्टनर। तो अब जनरल रिजर्व यहां रखने में कोई बुराई नहीं है, भविष्य में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। तो यहां पे आप बैलेंस शीट देख रहे होंगे कि बैलेंस शीट में लैंड को उसी वैल्यू पे लिया गया जो ऑलरेडी पहले से है। कैसेट बैंक में तो चेंज होना ही है क्योंकि इधर कैपिटल में भी चेंज हो रहा है, तो ये 8 लाख आएगा। तो ये आपका कंसेप्ट यही है कि जब रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाना हो अनअल्टर्ड फिगर पे, तो बस एक ही कंसेप्ट जहन में आता है आपके, वो क्या है कि अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट कर देंगे। इसका एक और तरीका था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते। ठीक है जी। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में रिवर्स कर दिया जाता है, तो जो प्रॉफिट आया वो लॉस हो जाता है। प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, लॉस आने पर सभी पार्टनर को उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। तो उसका इंपैक्ट, ये बड़ा शॉर्टकट तरीका है कि बगैर बनाए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बगैर बनाए आपको करना क्या है कि जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दीजिए और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट कर दीजिए। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाने का आपको झंझट ही खत्म है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आपको बनाना पड़ेगा। एक और मजाकिया सा कंसेप्ट है हिडन गुडविल। ऐसा कोई गुडविल होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके टॉपिक में दिया है तो डिस्कस करना स्वाभाविक है, मुझे करना पड़ेगा। अब क्या है कि न्यू पार्टनर का कैपिटल रेसिप्रोकल लेना है। कैसे लेना है इस पे बात करते हैं, पहले क्वेश्चन से ही बात करते हैं डायरेक्ट। ए और बी पार्टनर है, 5,000 रुपए कैपिटल दोनों का है। तो ए और बी का कैपिटल 5,000 है, ए का कैपिटल 5,000, बी का कैपिटल, दोनों का कैपिटल जोड़ दें तो 10,000 रुपए हो जाते हैं। अब सी को नया पार्टनर बनाया जा रहा है, 8,000 शेयर ला रहा है, 8,000 कैपिटल ला रहा है। न्यू पार्टनर का कैपिटल जो है इनटू रेसिप्रोकल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है भैया? तो 1/4। तो 8,000 1/4 है किसी भी संख्या का x का 1/4 बराबर 8,000। तो x बराबर क्या? तो 8,000 गुना 4/1 सर। तो यहां कितना आ जाएगा? यही रेसिप्रोकल 32,000 आपको ले लेना है न्यू पार्टनर के बेस पे। अब एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, तो ऑल पार्टनर का एक्चुअल कैपिटल हम लोग डिटरमाइन करेंगे। 5 और 5 10। अब इसमें कोई रिजर्व फंड हो, प्रॉफिट हो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो, गुडविल हो, सब जोड़ दिया जाएगा। तो यहां क्या कहा जा रहा है कि द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹4,000। तो ये तो ए और बी का ही है, तो इनका कैपिटल कितना हो जाता है साहब? 14,000। अब ये 14,000 तो ए और बी का है, अब सी का भी कैपिटल इसमें जोड़ लीजिए, तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना हो जाता है साहब? 22,000 रुपए। तो ये 32,000 और यहां पे आ गया आपका 22,000 रुपए। तो यही है हिडन गुडविल, जिसको हम लोग कहेंगे 10,000 रुपए। तो अब इस 10,000 रुपए का क्या होगा? 10,000 का 1/4 निकाल लीजिए। 10,000 हिडन गुडविल है, 10,000 का 1/4 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 2,500। अब इस 2,500 से आपको क्या करना है? तो सी नया पार्टनर आया था, सी को डेबिट कर दीजिए 2,500 से। और क्रेडिट किसे करेंगे आप?
तो जाहिर सी बात है कि ए और बी दोनों को क्रेडिट करेंगे उनके पीएसआर में या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पे क्या होगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी सेम एज बिफोर द ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो यहां दिया हुआ ही नहीं है, इक्वल है, तो 1250 दोनों को क्रेडिट दे दीजिए। अब इन्होंने जो कैपिटल दिया है फर्म को सी ने, उसकी भी एंट्री कर दीजिए, बैंक डेबिट टू सीज कैपिटल, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। 8000 जो प्रॉफिट 4000 रुपए की है उसको बांटने की एंट्री कर दीजिए, बात खत्म। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हिडन गुडविल। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो टॉपिक है अभी जो कि आपको थोड़ा सा पर्टर्ब करता है वो है कैपिटल एडजस्टमेंट एडमिशन के टाइम पे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट एडमिशन के टाइम में कैपिटल एडजस्टमेंट। देखिए इसमें क्या है कि व्हेन न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द फर्म, यहां नए पार्टनर की पूंजी दी हुई ही नहीं होती, नया पार्टनर कितना कैपिटल लाया वो नहीं दिया हुआ है। तो इसमें आपने करना क्या है, आपने एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर निकाल लेना है पहले, तो सभी ओल्ड पार्टनर का ओपनिंग कंबाइंड कैपिटल ले लीजिए, ए बी जो भी है उसका ले लीजिए, ठीक है। गुडविल जो उन्होंने दिया है, नए पार्टनर ने गुडविल दिया है या फिर गुडविल वैल्यू किया है आपने और उनको जो भी मिल रहा है गुडविल वो ऐड कर दीजिए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, रिजर्व एंड सरप्लस ऐड कर दीजिए। अब मान लीजिए कि कैपिटल जोड़ करके 10 लाख रुपए आए, गुडविल एडजस्ट हुआ तो 2 लाख रुपए एडजस्ट हो गए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी 1 लाख रुपए था, रिजर्व एंड सरप्लस भी 1 लाख रुपए का था, सब जोड़ दिया तो 10 2 12 और 2 14 लाख रुपए आ गए। ये कैपिटल किसका है, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल है। अगर रिवैल्यूएशन लॉस होता तो हम लोग माइनस करते, लेकिन अभी तो प्रॉफिट हमने ले लिया तो ये लॉस तो माइनस कर नहीं सकते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस अगर कोई होता तो माइनस करते। मान लीजिए कि है 2 लाख रुपए, कौन सा, ये लॉस, ओके। अभी कितना आ जा रहा है, 12 लाख रुपए। अब 12 लाख रुपए ये किसका है, सपोज करिए कि ए और बी का है, ठीक है जी। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है कि व्हेन द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द फर्म। अब मान लीजिए कि सी नया पार्टनर है और वो 1/4 के लिए आ रहा है, तो अब 1/4 के लिए सी आ रहा है, ये जो कैपिटल आया 12 लाख रुपए ये किसका है, ए और बी का है। अब सी का शेयर, अगर फर्म के टोटल प्रॉफिट में से सी का शेयर घटा दें तो 3/4 आता है। अब ये 3/4 क्या है, ये 3/4 कैपिटल मेरे को मालूम है, तो टोटल कैपिटल हम इसके बेसिस पे निकाल सकते हैं। तो टोटल कैपिटल कितना, तो 12 लाख इंटू 4/3 कर देंगे तो फर्म का टोटल कैपिटल निकल आएगा साहब। तो 12 लाख कर लीजिए इसको, 12 लाख इंटू 4/3, आपका कैपिटल आ गया 16 लाख। अब ये 16 लाख तो फर्म की, न्यू फर्म की टोटल कैपिटल हो गई है, और पहले से कितनी थी, दोनों पार्टनर्स को मिला के 12 लाख। तो सी का कैपिटल, नए पार्टनर को कितना कैपिटल लाना होगा, 4 लाख। अब यही स्टेप आपको यहां पे बताया गया है जो कि आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। स्टेप्स आपके लिखे हुए हैं कि कैलकुलेट द कंबाइंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर डिडक्टिंग द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। हमने डिडक्ट कर दिया और यहां 4 लाख निकाल दिया। कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 1। कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर बेस्ड ऑन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 3। ये स्टेप आप ध्यान रखें ना रखें, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दे दिया जिसको कि आप याद रख सकते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कोई वास्ट टॉपिक नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। आगे देखिए यहां पे क्या पॉइंट है, दूसरा कहानी भी आपको क्वेश्चन में मिलता है। व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर, लीजिए साहब न्यू पार्टनर के बेसिस पे ही फिक्स करना है। For calculating the revised capital of the old partner in the new partnership, the following steps are to be followed. Calculate total capital of the firm with the help of the following formula. अब क्या है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, अब यहां नया पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है कि नया पार्टनर 1/4 के लिए पार्टनर बन रहा है और वो 4 लाख रुपए ला रहा है। अब इसी 4 लाख रुपए के बेसिस पे बाकी सभी पार्टनर का करना है। तो x का 1/4 बराबर हो गया आपका कितना, 4 लाख। तो टोटल कैपिटल कितना, तो 4 लाख गुना 4 साहब बटा 1 कर लीजिए, तो ये 16 लाख तो टोटल कैपिटल आ गया फर्म का।
अब 16 लाख में 4 लाख तो नए पार्टनर का ही है, तो ओल्ड पार्टनर्स के लिए बचा क्या, 12 लाख। अब 12 लाख तो दोनों का है, अब इसको न्यू रेशियो में कर दीजिए, इन न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो में कर लिया आपने, तो न्यू रेशियो में एक्स और वाई पहले से अगर पार्टनर थे तो एक्स और वाई का न्यू रेशियो निकाल लीजिए। अब न्यू रेशियो निकालने के बाद अब इनको बांट दीजिए। मान लीजिए कि एक का आ रहा है 8 लाख, एक का आ रहा है 4 लाख सपोज। अब एक्चुअल कैपिटल से इसको कंपेयर कर दीजिए, तो एक्चुअल कैपिटल आपका क्या है, एक्चुअल कैपिटल आप देखेंगे कि क्या है। अब एक्चुअल कैपिटल इनका मान लीजिए 7 लाख है और इनका 6 लाख है सपोज करिए थोड़ी देर के लिए। तो एक का कैपिटल 8 है, रिक्वायर्ड कैपिटल है ये 8 लाख, एक्चुअल कैपिटल है 7 लाख। तो डिफरेंस जो आएगा यहां पे डिफरेंस कुछ आने वाला है। अब डिफरेंस क्या आने वाला है साहब, कि इनका जो रिक्वायर्ड है 8 और एक्चुअल है 7, तो x 1 लाख रुपए लाएगा, x 1 लाख रुपए लाएगा, इनको लाना पड़ेगा, अदरवाइज इनके करंट अकाउंट में डेबिट होगा। अब इनका रिक्वायर्ड कैपिटल है 4 लाख और एक्चुअल कैपिटल है 6 लाख, तो y क्या करेगा, y 2 लाख रुपए ले जाएगा या निकाल लेगा, निकाल लेगा। क्यों निकाल लेगा, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडजस्टमेंट के हिसाब से इनको 4 लाख ही रखना था, लेकिन एक्चुअल इनका 6 लाख है। तो यहां पे आप ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये सारे स्टेप्स हो रहे हैं सॉरी। तो ओके फ्रेंड्स, ये 2 तरीके हैं आपके कैपिटल एडजस्टमेंट के, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और इस छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर।